तो नॉर्मली कोई भी अगर आपने सॉफ्टवेयर वगैरह गूगल से डाउनलोड किया तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं कि आपका डाटा वगैरह या तो इनक्रिप्ट हो जाएगा या फिर आपका जो सिस्टम है उसमें वायरस आ जाएगा। तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए softwarekeeps.com विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको तकरीबन सभी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स मिल जाते हैं और काफ़ी चीप प्राइस में मिल जाते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और साथ ही कूपन कोड भी दे दूँगा, तो आप कूपन कोड लगा के इसको मज़ीद डिस्काउंट में कोई भी सॉफ्टवेयर बाय कर सकते हैं, जिस तरह के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, आपको जो भी चाहिए वो यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप विंडो 10 की बाय करना चाहते हैं या विंडो 11 जो लेटेस्ट है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो अगर आप कोई ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जहाँ पे आपको ओरिजिनल सॉफ्टवेयर मिले जो कि प्रॉपर अपडेट्स वगैरह और कंपनी की तरफ से आए, तो वो सॉफ्टवेयर की पे आप विज़िट कर सकते हैं। और पेमेंट मेथड की बात करें तो यहाँ पेमेंट मेथड काफ़ी सिंपल है। आप किसी भी वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड को यूज़ कर सकते हैं पेमेंट के लिए, या पेपाल को भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास सादा पे का कार्ड है तो आप उसको भी यूज़ करके किसी भी सॉफ्टवेयर को बाय कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एडवांस यूज़र यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टेक रिलेटेड वीडियोस और एजुकेशनल वीडियोस मिलती हैं। ट्यूटोरियल्स आपको एचडी में देखने को मिलते हैं जो कि उर्दू लैंग्वेज में होते हैं। और अभी तक इस चैनल पे तकरीबन 96 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक बहुत ही यूज़फुल सॉफ्टवेयर है हमारे ऑफिस के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर, जिसके ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म की कैलकुलेशंस की जाती हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल देखने में एक बहुत ही हमें कॉम्प्लेक्स लग रहा होता है। इसके सेल्स कुछ इस तरह से बने होते हैं कि हम समझते हैं कि शायद कोई बहुत मुश्किल सॉफ्टवेयर है। तो ये मुश्किल उस सेंस में इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसको सीखने की भी ज़रूरत होती है। इतना इजी भी नहीं है कि बगैर सीखे इंसान इसको ज़्यादा यूज़ कर पाए। बेहतर ये होता है कि आप इसके कुछ कॉन्सेप्ट सीख लें ताकि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इतना यूज़ कर सकें कि आप किसी ऑफिस के अंदर आपको कोई टास्क मिलता है तो आप वो टास्क पूरा कर सकें। तो अगर आपको बिल्कुल भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं आता तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक्स मिल जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर मैं पहले वीडियोस बना चुका हूँ बिल्कुल बेसिक्स के साथ। जिनको ओपन करना नहीं आता वहां से लेकर मैंने फार्मूलाज लगाना तक का सफ़र जो है वो एक वीडियो के अंदर तय करवाया है। तो सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर आप इतना कुछ सीख सकते हैं। आज की वीडियो सिर्फ फार्मूलाज के ऊपर बेस्ड है। अगर किसी को एक्सेल वैसे यूज़ करना आता है लेकिन फार्मूलाज के ऊपर थोड़ा डाउट होता है, फंक्शंस के ऊपर, तो मैं आपको आज क्लियर करूंगा वो कॉन्सेप्ट कि आप फार्मूलाज को समझ सकेंगे। अच्छा, एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि जिन लोगों को फार्मूलाज नहीं आते वो समझते हैं कि यार हमें एक्सेल बिल्कुल भी नहीं आता। नहीं, आपको डाटा एंटर करना आना चाहिए, डाटा के ऊपर फॉर्मेटिंग लगानी आनी चाहिए, और इसको जितने भी इसकी सेटिंग्स वगैरह हैं, जैसे यहाँ से प्रिंट लेना, पेज लेआउट में पेपर की सेटिंग वगैरह करना, ये चीज़ें आनी चाहिए। फार्मूला आप सीखें ज़रूर, एक मरतबा सीख लें, क्योंकि इसको कोई याद तो रख पाता नहीं है। फार्मूलाज कहाँ याद रहते हैं इतने। लेकिन अगर आपको भूल भी जाता है तो आप इंटरनेट से दोबारा सर्च करके देख सकते हैं। तो एक बार सीख लें, याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आप भूल भी जाते हैं तो आपने सीखे हुए हैं। अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़ती है तो आप इंटरनेट से देख सकते हैं। वैसे जो ईजी फार्मूलाज हैं वो इंसान को नहीं भूलते, वो आप एक मरतबा देखेंगे आपको याद हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने फार्मूलाज की जानिब। यहाँ पर मेरे पास एक फ़ाइल ओपन है जिसके अंदर मैंने कुछ वैल्यूज़ एंटर की हुई हैं। मैं आपको वैल्यूज़ एंटर करना है, इनको मैंने बोल्ड कैसे की है, टेक्स्ट बड़ा कैसे की है, ये सब नहीं बताने वाला। ये सब क्योंकि मैं पहले की वीडियोज़ में बता चुका हूँ। अगर आप नहीं जानते तो उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप जानते हैं तो आए आपके फार्मूलाज की रिवीजन करवा देता हूँ, या फिर आपको बिल्कुल भी नहीं पता तो तब भी आप इसको समझ पाएंगे। देखें, एक्सेल में फार्मूलाज भी होते हैं और फंक्शंस भी होते हैं। फार्मूलाज वो होते हैं जो हम अपने पास से बना रहे होते हैं, लेकिन फंक्शंस वो होते हैं जो इसके अंदर प्री डिफाइंड होते हैं, पहले से मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर सम है, 2 वैल्यूज़ हैं, ऐड करना है इनको। अभी आज की वीडियो के अंदर ये वाले फार्मूलाज जो हैं आपको सीखने को मिलेंगे। ये बेसिक चीज़ें जो हैं वो मैंने ऐड की हैं आज के ट्यूटोरियल के अंदर, जो आपको सीखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं, हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, हमने इन दोनों को ऐड करवाना है। तो इसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं फार्मूला को लगाने के। आप फार्मूलाज बार में जाएंगे, यहाँ पे आपके पास ऑटो सम आएगा, आप सिंपली क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पे इसका टोटल आ भी गया है। इसको मैं सेंटर अलाइन करके इसका टेक्स्ट साइज़ भी जो है ऊपर वालों के साथ सेम कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास आंसर 50 आया है, लेकिन ये फार्मूला मैंने किस तरह लगाया है इसको मैं दोबारा डिलीट करता हूँ। अभी फार्मूलाज के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑटो सम लिखा हुआ है। तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये ऑटो सम लग जाता है। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास तरीका है। इसके अलावा हमारे पास ये तरीका है कि इज़ इक्वल टू
सिर्फ जो भी फार्मूला होता है उसका सिंटैक्स है फंक्शन और फार्मूला का, कि आपने उसके पहले इक्वल का साइन लगाना, तो सॉफ्टवेयर को पता चल जाएगा कि हम किसी फार्मूला को लगाने जा रहे हैं, फार्मूला पे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने इक्वल का साइन डालना है, उसके बाद ये वैल्यू, ये मैंने सेल सेलेक्ट किया, यहाँ पे ये सेल का एड्रेस लिखा हुआ आ गया C और ये 2, ये C2 बन गया। तो मैंने सिर्फ इक्वल का साइन डाल के इस पर क्लिक किए तो C2 इसने ऑटोमेटिक पिक कर लिया। अब मैं इसको बता रहा हूँ कि इक्वल का साइन, उसके बाद मैंने इसको बताया C2, वो समझ गया C2। अभी C2 के साथ उसने क्या करना है, C2 प्लस, C2 को प्लस करवाओ, ऐड करवाओ, किसके साथ, इधर क्लिक करूँगा तो वो समझ जाएगा C3, C2 को C3 के साथ प्लस करवाना है, ऐड करवाना है। एंटर दबाऊंगा तो यहाँ पे 50 आ जाएगा। तो ये फार्मूला था जो हमने खुद बनाया है, सिर्फ प्लस का साइन डाला है और ये रिज़ल्ट आ गया। फंक्शन वो था कि हम इसको यहाँ से डिलीट करते हैं, इक्वल का साइन डालते हैं, इक्वल का साइन डालते हैं, यहाँ सम टाइप करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ फार्मूलाज़ की लिस्ट हमारे पास आ गई है। यहाँ पे फार्मूलाज़ का जो सिंटैक्स है वो इस तरह से है कि इक्वल का साइन डाला, फार्मूला का नाम लिखा, फिर ब्रैकेट हमने ओपन की। ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं तो कि इसने यहाँ पे आपको नीचे सिंटैक्स बताया हुआ है। तो इस सिंटैक्स के मुताबिक यहाँ पे आपने पहला नंबर देने और दूसरा नंबर देने, और अगर ज़्यादा नंबर हैं तो वो देने के बाद आपने ब्रैकेट क्लोज़ करनी है तो उन सबको सम करवा देगा। लेकिन आपने सिंपली ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करके नीचे ले आना है। तो ये दोनों C2 रेशो C3 सेलेक्ट हो गए हैं, यानी कि हमने इसको एक रेंज बताई है कि C2 से लेकर C3 तक, बेशक यहाँ पे 10 सेल भी होते हैं, हम उन सबको इकट्ठे सेलेक्ट कर देते और ब्रैकेट क्लोज करने के बजाय सिंपली एंटर करेंगे तो यहाँ पे 50 आ जाएगा। यहाँ पे हम अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये फार्मूला बार के ऊपर आपको दिखा रहा है कि ब्रैकेट क्लोज़ कर दी गई है। वो किसने क्लोज़ की है, वो एक्सेल ने हमारे लिए खुद आसानी पैदा की है कि हम ब्रैकेट क्लोज़ करना भूल गए थे, तो इसने ब्रैकेट ऑटोमेटिकली क्लोज़ कर दिया। सब्ट्रैक्ट के नाम से आपको पता चल गया होगा कि हम माइनस करने वाले हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक्सेल के अंदर सब्ट्रैक्ट का कोई भी फंक्शन पहले से मौजूद नहीं है। तो सब्ट्रैक्ट हमने खुद से ही करना होता है। खुद से कैसे करना है, इक्वल टू का साइन डाला, यानी कि हम एक्सेल को बता रहे हैं कि हमको कैलकुलेशन या कोई फंक्शन लगाने जा रहे हैं, तो वो समझ गया। इक्वल का साइन डाला, इक्वल का साइन डालने के बाद हमने पहली वैल्यू को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे वो समझ गया कि E2 की बात हो रही है, ये E है और ये 2 है, लेकिन वो E2 को हमने क्या करना है, हम इसको बताते हैं कि E2 को माइनस करवाना है 40 से। तो हम 40 टाइप करने के बजाय वो वैल्यू सेलेक्ट करके दे रहे हैं कि इस वैल्यू को इस वैल्यू से माइनस करो। हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये 10 आ गया, जो 50 से 40 को माइनस किए तो 10 हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। इसके बाद हम मल्टीप्लाई की तरफ जाते हैं। मल्टीप्लाई का फंक्शन एक्सेल में मौजूद है। एक मरतबा मल्टीप्लाई बगैर फंक्शन के करेंगे, एक मरतबा फंक्शन के साथ करेंगे। तो यहाँ पे हम इक्वल का साइन डालते हैं, पहली वैल्यू हमने उसी तरह सेलेक्ट की तो यहाँ पे G2 आ गया ऑटोमेटिकली। उसके बाद हमने स्टार लगाना है, यहाँ पे स्टार जो है वो काम करता है मल्टीप्लिकेशन का। स्टार के बाद हमने दूसरी वैल्यू सेलेक्ट की तो ये समझ गया G2 स्टार G3, यानी कि इस सेल को इस सेल के साथ मल्टीप्लाई करना है। सिंपली एंटर प्रेस करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन का रिज़ल्ट आपके सामने है। और एक्सेल में मज़े की बात ये है कि ये फार्मूलाज बिल्कुल लाइव काम कर रहे होते हैं। जैसा कि ये सम है, सम मैंने यहाँ पे वैल्यू को सिर्फ फार्मूला चेंज किए बगैर सिर्फ वैल्यू को मैंने यहाँ पे कर दिया 56, तो आप देख सकते हैं नीचे 80 ऑटोमेटिक आ गया, मुझे फार्मूला दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे 50 के नीचे भी मैं 50 लगाऊंगा तो आपके पास आंसर 0 आ जाएगा कि इसने ऑटोमेटिक उसको अपडेट करवा दिया। 50 में से 50 माइनस की तो हमारे पास रिज़ल्ट 0 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लिकेशन की जानिब बढ़ते हैं तो यहाँ पर मैं इसको 12 मल्टीप्लाई बाय 1 करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 12 आ चुका है। अच्छा, फंक्शन के ज़रिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फंक्शन इसमें पहले से मौजूद है। इक्वल का साइन आप डालेंगे, उसके बाद आपके पास आएगा प्रोडक्ट जो है फंक्शन वो मल्टीप्लिकेशन का काम करता है। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने अभी बताया कि इक्वल आगे फार्मूला और उसके बाद ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपने रेंज देनी है और वो खुद समझ जाएगा कि मैंने इन दोनों को, मतलब रेंज के अंदर जितने सेल्स होंगे उन सब को वो आपस में मल्टीप्लाई करवा देगा। तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास आ गया 48। यहाँ पे आप इसको दोबारा चेंज करके देख सकते हैं कि ये काम कर रहा है। इसके बाद हम डिवाइड पे आते हैं। डिवाइड कभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर पहले से कोई फंक्शन मौजूद नहीं है, हो सकता है किसी लेटेस्ट वर्जन के अंदर इस फंक्शन को इंक्लूड करवाया गया हो, लेकिन अभी तक मैंने चेक की मुझे इस तरह का कोई फंक्शन नहीं मिला जो ऑटोमेटिकली आपको बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइड करे जिसके ज़रिए आप डिवाइड कर सकें। तो डिवाइड करने के लिए आपने उसी तरीके से इक्वल का साइन डालना है और 50 को सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो डिवाइड जिस साइन से डिनोट की जाती है वो है
स्लैश का साइन जिसको ओब्लिक कहा जाता है। तो यहाँ पे मैं स्लैश डाल लेता हूँ। स्लैश डालने के बाद मैं दूसरे सेल को सिलेक्ट करता हूँ। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि M2 को डिवाइड करना है M3 के साथ। एंटर प्रेस करेंगे तो 12.5 आ जाएगी। यानी इस तरह जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं जिनको मैथ के फार्मूलाज का पता है वो खुद से फार्मूला लगा सकते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे मैथ में कोई इतना खास इंटरेस्ट नहीं है और मैं वीक रहा हूँ मैथ में, तो इसलिए मैं सिंपल सी एग्जांपल्स दे रहा हूँ और सिंपल फार्मूलाज बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो और मुझे भी समझाने में आसानी हो। परसेंटेज पे आ जाते हैं। परसेंटेज जो है ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट होती है। हमें कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, फ़र्ज़ करें आपका कोई रिज़ल्ट आया तो आप उसकी परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं, तो आपको बताता हूँ कि परसेंटेज कैसे निकालें। ये मैथमेटिक्स का फार्मूला होता है कि छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, तो हमारे पास परसेंटेज आ जाती है। तो चलो लगा के देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। इक्वल का साइन डाला, उसके बाद हमने ये सिलेक्ट की छोटी वैल्यू ये वाली, इसने ये O3 इसका ख़ुद ब खुद ले लिया एड्रेस। इसको हमने डिवाइड करना है इस वैल्यू के डिवाइड करना है इस वैल्यू के साथ, देन मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। अभी हम क्लिक करते हैं तो आपके देख सकते हैं कि यहाँ पे 66% आ चुका है। तो अगर आपको कोई डाउट है कि आपका फार्मूला ठीक है या गलत है तो आप विंडो बटन दबाएं, यहाँ से कैलकुलेटर ओपन कर लें। CALC लिखने से आपके पास कैलकुलेटर आ जाएगा। और जिन लोगों की मैथ ठीक होती है उनको तो परसेंटेज देख के पता चल जाता है कि यार ये बिल्कुल ठीक है ये। लेकिन अगर आप डाउट में हैं तो आप फार्मूला को चेक कर सकते हैं, हो सकता है कोई गलती हो गई हो। तो यहाँ पे 802 डिवाइड बाई बिगर वैल्यू देन मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ पे आपके पास 66% जो है वो रिज़ल्ट आ चुका है। तो ये यहाँ तक हुए बिल्कुल ही बेसिक फार्मूलाज एक्सेल के अंदर के जिनके ऊपर आप कैसे काम कर सकते हैं। फार्मूला लगाने का तरीका मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप फार्मूलाज के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आपको ऑटो सम भी मिलेगा, इंसर्ट फंक्शन भी मिलेगा, जिधर से आपको अभी यहाँ पे मैं क्लिक करके इंसर्ट फंक्शन करता हूँ तो यहाँ पे आपको तमाम फंक्शंस की लिस्ट मिलेगी। जिस भी तरह का फार्मूला आपको चाहिए, मोस्ट रिसेंटली यूज, फाइनेंशियल, डेट एंड टाइम, डेटाबेस, टेक्स्ट, लॉजिकल, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग, हर तरह के प्री डिफाइंड फार्मूलाज इसके अंदर मिलेंगे, जिसके नीचे आपको इसका सिंटैक्स भी बताया जाएगा और इसके बारे में बताया जाएगा कि ये फार्मूला किस तरह से काम करता है। तो कभी भी आप कंफ्यूज होते हैं तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और यहाँ से सर्च करके आप फार्मूला ढूंढ सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। तो यहाँ तक बिल्कुल बेसिक हो गया ये। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि सम का फार्मूला जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसकी शॉर्टकट की भी है आल्ट और इक्वल का बटन आप दबाएंगे तो यहाँ पे एक रेंज आ गई है आपके पास। इस रेंज को आप बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने आल्ट इक्वल दबाया तो इसमें ये सम भी इंक्लूड हो गया, तो मुझे सम के वर्ड को ऐड नहीं करना है, इसको एक्सक्लूड करना है। तो मैं यहाँ ऊपर जाऊँगा, यहाँ मेरे पास जो नोट बनी हुई है इसके ऊपर 2 मुँह वाला तीर आएगा, इससे पकड़ कर मैं इसको नीचे ले आऊँगा। तो ये रेंज जो है मेरी करेक्ट है, जिसका आंसर मुझे चाहिए। यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये मेरे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। मतलब ये है कहने का कि आप आल्ट प्लस इक्वल दबाएंगे तो आपके पास फार्मूलाज ऑटोमेटिक लगा हुआ आ जाएगा। आपने सिर्फ इसकी रेंज को ठीक करना है और एंटर करना है, और रेंज भी ज़्यादातर ठीक ही रहेगी। कुछ केसेस में ऐसे होता है कि रेंज को सेट करना पड़ता है, देखना पड़ता है। लेकिन बात यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई, हम थोड़े से आगे भी चल के फार्मूलाज को देखेंगे। इसके बाद हम इस शीट पे आते हैं। शीट नंबर 2 के ऊपर ये मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखी हुई है। डाटा कैसे एंटर की है ये मैं आपको नहीं बताने वाला। इसके साइड पे ये लाइंस कैसे आई हैं, बॉर्डर कैसे आए, ये भी मैं आपको नहीं बताने वाला इस वीडियो के अंदर, क्योंकि ये मैं पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको जाके देख सकते हैं। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑटो फिल कैसे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपने सीरियल टाइप करना है तो आपके पास 10,000 स्टूडेंट्स हैं, तो आप ये इस तरह नहीं कर सकते कि 1 2 3 इस तरह, मतलब आप लिखते चले जाएंगे, उसके अंदर कोई मिस्टेक भी हो सकती है और वो लाइव भी नहीं होता। कोई नया स्टूडेंट ऐड होगा तो वो लाइव चेंजिंग उसके अंदर नहीं आएगी। तो आपने क्या करना है कि ऑटो फिल करवाने के लिए सीरियल के ऊपर 1 लिख के एंटर करना। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ये आएगा क्रॉस हेयर, इसके पास इसके साथ नीचे कॉर्नर है, कॉर्नर पे नोड बनी हुई है, नोड के ऊपर आप एरो लेके जाएंगे, यहाँ प्लस का साइन आएगा, इस प्लस के साइन को कहा जाता है क्रॉस हेयर। इसको पकड़कर आप नीचे लाएंगे तो देख सकते हैं कि सिर्फ 1 1 1 1 ही आया है, जबकि हमें तो सीक्वेंस में नंबरिंग लानी थी। हम कंट्रोल Z करेंगे, यहाँ पे इस नोड के ऊपर लाएंगे तो कंट्रोल प्रेस करेंगे, यहाँ पे देखें डबल प्लस आ गया।
इस डबल प्लस की मदद से हम इसको क्लिक करते हुए ड्रैग करके नीचे लाएंगे तो यहाँ हमारे पास 10 सीरियल आ गए हैं। उसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे 2 टाइप करें, अब 1 और 2 दोनों को एक साथ सेलेक्ट करें और यहाँ डबल क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि 10 तक ये ऑटो फिल हो चुका है। फिर आ जाता है रोल नंबर सपोज करते हैं A1 जो है वो पहले स्टूडेंट का रोल नंबर है, A2 जो है वो दूसरे स्टूडेंट का रोल नंबर है। तो हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और पहले की तरह हम इस प्लस साइन को पकड़कर नीचे तक ले जाएंगे तो A10 तक हमारे पास रोल नंबर्स आ जाएंगे। तो ये ऑटो फिल का तरीका था जो कि आपने देखा सीरियल नंबर और रोल नंबर में। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने नेम जो है वो एंटर किया हुआ है, लेकिन इसमें कुछ मिस्टेक है। वो ये है कि नेम जो है आधा एक सेल में है और जो दूसरा नाम है यानी जिसको सर नेम कहते हैं वो सेकंड सेल में है, यानी फर्स्ट नेम और सेकंड नेम दोनों डिफरेंट सेल्स में हैं। तो हम चाहते हैं कि इन दोनों को एक ही सेल के अंदर लाया जाए। जैसे अब कोई भी यूज़र अकाउंट बनाते हैं फेसबुक या ईमेल के ऊपर तो आप अपना नाम अलग अलग एंटर करते हैं लेकिन बाद में वो एक साथ शो करता है। तो एक साथ कैसे शो करता है उसके लिए एक्सेल के अंदर हम कॉन्कैटिनेट का फंक्शन यूज़ कर रहे होते हैं। सिंपली कोई भी फंक्शन टाइप करने से पहले आपको इक्वल का साइन लगाना होता है, उसके बाद आपने कॉन्कैटिनेट जो है वो टाइप करना है। ये CON लिखने के बाद आपने इस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कॉन्कैटिनेट आ जाएगा। नीचे सिंटैक्स पे लिखा हुआ आ जाएगा कि आपने किस तरह से इस फार्मूले को अप्लाई करना है। अभी ये यहाँ पे कह रहा है टेक्स्ट 1 सेलेक्ट करें, फिर कॉमा दे के टेक्स्ट 2 सेलेक्ट करें तो आपके पास दोनों किस्म के टेक्स्ट आ जाएंगे। लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट ओपन करने के बाद एक वैल्यू देने के बाद हम कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे हम इसको दूसरी वैल्यू दे देंगे कि यानी कि इन दोनों को तुम कॉन्कैटिनेट करो। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज वाली लगा के हम एंटर लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये नाम एंटर हो चुका है, लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। अभी आप देख सकते हैं कि कॉन्कैटिनेट तो ये हो गया, दोनों आपस में मर्ज हो गए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दरमियान में से स्पेस ख़त्म हो गया। तो उसको हल करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपके पास फार्मूला बार में ये फार्मूला आ चुका है। आप देख सकते हैं कि C4, D4 यानी C4 और D4 के दरमियान में कुछ भी नहीं है सिवाय एक कोमे के, और ये कोमा जो है वो इसके सिंटैक्स का है। तो इस फार्मूले के मुताबिक कॉन्कैटिनेट फंक्शन ने इन दोनों को आपस में बिल्कुल जोड़ देना है बगैर स्पेस के। तो दरमियान में सिर्फ एक कॉमा है जिसकी वजह से ये दोनों जो है वो आपस में जुड़ जाते हैं और हमने सिंटैक्स में किसी चीज़ का एडिशन करना है एक स्पेस का, जिससे कि ये फार्मूला ठीक हो जाए। अगर हम इसी तरह यहाँ पे स्पेस ऐड करते हैं और फिर एंटर लगाते हैं तो फिर भी आप देख सकते हैं कि रिज़ल्ट सेम है, लेकिन स्पेस के साथ कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिला, यानी स्पेस लगाने से काम नहीं चलेगा। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे वापस बैक स्पेस करना है, C4 कामा, यहाँ पे हम इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे, स्पेस लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे। यानी इन्वर्टेड कोमा लगाने से ये समझ जाएगा कि इसके दरमियान में क्या टेक्स्ट हम ऐड करना चाह रहे हैं। तो हमने टेक्स्ट ऐड किया स्पेस। अब हम एंटर करते हैं तो ये फार्मूला रॉन्ग आ रहा है क्योंकि हमने स्पेस के बाद दोबारा कोमा नहीं लगाया। तो उसके हिसाब से ये इन्वर्टेड कोमा और ये D4 इकट्ठा हो रहा है जो कि फार्मूले का इनकरेक्ट बनता है। तो यहाँ पे हम कामा लगाएंगे और फिर हम एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अहमद अली बिल्कुल ठीक हो गया। कैसे हुआ? C4 सेल हमने पहले इसको बताया कि ये जो फर्स्ट नेम है वो तुमने C4 सेल से लेना है और कामा के बाद जो है वो एक स्पेस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डाला है। स्पेस देने का यही तरीका होता है, या इसके ज़रिए अंदर आप कोई टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, जो भी टेक्स्ट लिखेंगे नीचे जो है वो अपीयर हो जाएगा। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पेस डालने के बाद दोबारा कॉमा डाला है और फिर हमने अगले सेल का एड्रेस दिया D4 का जो कि था अली। तो अभी हम एंटर लगाते हैं तो आप देख सकते हैं कि अहमद अली नाम हमारे पास आ गया। अब फार्मूला लगाने के बाद फार्मूला हम बार बार नीचे नहीं लगाएंगे, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और ड्रैग करके नीचे ले आएंगे क्रॉस हेयर को पकड़ के। तो यहाँ पर हमारे पास एंड तक तमाम सीरियल्स पर जो है वो कॉन्कैटिनेट फार्मूला लग चुका है। अभी इस टेक्स्ट के अंदर एक और प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम ये है कि ये कुछ वर्ड्स बीच में कैपिटल हैं और कुछ जो है वो रनिंग में हैं, नॉर्मल केस के अंदर है। तो होता ये है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है तो हम उसके अंदर टेक्स्ट को सिलेक्ट करके शिफ्ट F3 प्रेस करते हैं तो हमारा जो केस है वो चेंज हो जाता है। लेकिन इसके अंदर केस चेंज करने के लिए हम फार्मूला का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपने इक्वल का साइन डालना है, प्रॉपर लिखना है और इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर ऑटोमेटिक लिखा आएगा। यहाँ पे इसको टेक्स्ट का सेल देना है और एंटर प्रेस कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल प्रॉपर केस में आ चुका है। डबल क्लिक करेंगे तो ये एंड तक प्रॉपर केस में आ जाएगा। यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो ये
बॉक्स जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा उस हिसाब से जितना इसके अंदर टेक्स्ट मौजूद है। आगे आप देखेंगे तो उसके बाद आपको कुछ मार्क्स वगैरह एंटर करने को मिलेंगे। मुझे पता है क्लास 7 के अंदर इतने सब्जेक्ट नहीं होते, 7-8 सब्जेक्ट तो होते ही होते हैं, लेकिन मैंने एक जो फार्मूला सिखाने के लिए कुछ सब्जेक्ट के मार्क्स बीच में ऐड किए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंग्लिश में एक लड़के को मैंने नॉट अपीयर भी यहाँ पे किया है। ये भी एक फार्मूला का हिस्सा है। आपको बताता हूँ कि उसके साथ क्या फ़र्क पड़ने वाला है, वो हम यहाँ आगे जाके आपको बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल हम चलते हैं टोटल मार्क्स की जानिब। तो टोटल मार्क्स जो हैं वो तमाम स्टूडेंट के 100, 200 और 300 हो गए टोटल मार्क्स। अब बार बार 300 एंटर करने के बजाय मैं डबल क्लिक करूँगा इस क्रॉस हेयर पे, तो ये 300 नीचे तक आ गया है, लेकिन ये यहाँ टोटल में नहीं आना चाहिए था। इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो 300 टोटल मार्क्स हैं, जिनके अंदर से इन स्टूडेंट ने कितने मार्क्स लिए हैं। अभी ये जो लड़का है अहमद अली, ये कॉन्कैटिनेट करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास है ये एक्स्ट्रा है, तो हम इसको यहाँ से दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट नहीं कर सकते। डिलीट करेंगे तो आगे फार्मूला भी डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे हम हाइड कर देते हैं। हाइड करने से ये होगा, यहाँ पे ये कॉन्कैटिनेट आ गया, तो कॉन्कैटिनेट को चेंज करके हम नेम करते हैं। लेकिन उसके बाद देखते हैं हमारे पास नेम फिर भी डबल है, तो हम यहाँ से इसको राइट क्लिक करके इसको भी हाइड कर देते हैं। और ये जो प्रॉपर हमने लिखा था इसकी जगह पे हम नेम लिख देते हैं। तो अब हमारे पास नेम आ चुका है, बिल्कुल प्रॉपर हो गई है हर चीज़। अब 10 मार्क्स की जानिब दोबारा जब हम आते हैं तो यहाँ पे हमने तमाम स्टूडेंट के वो मार्क्स लिखने हैं जो कि इन्होंने ऑब्टेन किए हैं, जो इन्होंने अपने पेपर्स में हासिल किए हैं। यहाँ पे हम इक्वल का साइन डालेंगे। अब सम का फार्मूला है, आपकी मर्ज़ी जिस तरह मर्ज़ी लगाएं, तो मैं सिंपली इक्वल टू सम टाइप करूँगा यहाँ पे और ब्रैकेट ओपन करके इसको रेंज दे दूंगा कि इन तीनों को सम करो। इसके बाद मैं एंटर लगाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 169 हमारे पास आ गया है। इसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये नीचे तक हमारे पास आ जाएगा। एंड पे 0 आया है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि सम का फार्मूला यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। उसके बाद आ जाता है एवरेज। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट रहे हैं या आपकी मैथ अच्छी है तो आप समझ सकते हैं कि एवरेज जो है वो, अगर एक स्टूडेंट ने 3 सब्जेक्ट में अपीयर हुआ है, मुख्तलिफ़ किस्म के मार्क्स इसने लिए हैं, 41 लिए हैं, 90 लिए हैं, 38 लिए हैं, तो एवरेज मार्क्स स्टूडेंट के कितने हैं। तो एवरेज को हम यहाँ पे समझेंगे नहीं, सिर्फ इसका फार्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ कि एवरेज कैसे निकाली जाती है। तो आप इक्वल टू AVERAGE टाइप करेंगे, यहाँ पे आपके पास आ गया एवरेज। इन ब्रैकेट यानी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे इसको रेंज दे देंगे कि इन तीनों सेल्स की मुझे एवरेज चाहिए। आप एंटर करेंगे तो ये आपको बता देगा 56, यानी इसने 41 मार्क्स एक जगह लिए, एक जगह 90 और एक जगह 38, तो इसकी जो एवरेज है वो 56 है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेसिमल प्लेसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं, यानी पॉइंट के बाद जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं वो ज़्यादा हैं। तो इनको कम करने के लिए होम टैब के अंदर आप यहाँ से नंबर में जाकर इंक्रीज़ डेसिमल या डिक्रीज़ डेसिमल करेंगे तो ये आपके पास डेसिमल जो हैं वो कम हो जाएंगे, जो कि कम ही ठीक रहते हैं। तो अभी आप इसी फार्मूला को ड्रैग करवा के नीचे ले जाएंगे तो तमाम स्टूडेंट की एवरेज हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद हम परसेंटेज पे जाएंगे। परसेंटेज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका फार्मूला मैं आपको पिछले शीट 1 के ऊपर भी यहाँ बता चुका हूँ, परसेंटेज कैसे निकाली जा सकती है। तो दोबारा हम यहाँ पे परसेंटेज निकाल लेते हैं। इक्वल का साइन लगाने के बाद आपने ऑब्टेन मार्क्स वाला जो है वो सेल सेलेक्ट करना है, जिसको हम डिवाइड करेंगे टोटल मार्क्स के ऊपर और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा मैथ का जो है फार्मूला है कि छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू पे डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई किया जाता है 100 से। तो हमने भी ऐसा ही किया है कि छोटी वैल्यू हमारे पास K4 में पड़ी हुई थी, जो बड़ी वैल्यू थी वो हमारे पास J4 में थी और हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये परसेंटेज आ गई है। इसकी डेसिमल जो है वो हम डिक्रीज़ करवाएंगे और यहाँ से हम इसको डबल क्लिक करके फार्मूला को नीचे तक ड्रैग करवा लेते हैं। इसको हम डिलीट कर देंगे, यहाँ पे हमें नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, परसेंटेज के बाद हम बढ़ते हैं रिज़ल्ट की जानिब, जिसके अंदर हमने शो करना है कि ये पास हैं या फेल हैं। पास फेल के हमारे पास डिफरेंट क्राइटेरिया हो सकते हैं। हम डायरेक्टली जो है परसेंटेज के ऊपर भी पास फेल का लगा सकते हैं कि हम कहेंगे जिसकी परसेंटेज 50 से कम है उसको हमने पास करना है, या जिसकी 50 से इस तरह हम परसेंटेज के ऊपर लगा सकते हैं कि 50 से अबव है जो वो पास हों और बिलो हैं जो वो लो फेल हो जाए। लेकिन जो है वो एक्चुअली इस तरह नहीं होता कि हम कभी भी पास या फेल का जो कंसर्न होता है वो परसेंटेज के साथ नहीं होता, बल्कि हर सब्जेक्ट को सेपरेटली पास करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हम जो 40 से 40 से कम वाले हैं उनको मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये 40 से कम वाला है,
ये 40 से कम वाला है, क्योंकि मैं फार्मूला लगाना चाह रहा हूँ कि जो 40 से कम मार्क्स वाले होंगे उनको फेल करना है और जो अबव वाले होंगे उनको पास करना है। तो चलते हैं अभी हम इस फार्मूले की जानिब। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू के बाद हम इफ़ लगाते हैं, लेकिन इफ़ फार्मूला यहाँ पे यूज़ होने वाला नहीं है, इफ़ एंड यूज़ होगा। लेकिन पहले आपको मैं दिखाता हूँ कि इफ़ फार्मूला कैसे काम करता है। इफ़ फार्मूला के अंदर आप यहाँ पे इफ़ लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करते हो, हम लॉजिकल टेक्स्ट इसको ये देते हैं कि लॉजिकल टेस्ट ये है कि इफ़, अब इस फार्मूले पे थोड़ी सी गौर करनी पड़ेगी। इफ़ ब्रैकेट ओपन, अगर ये जो इंग्लिश के नीचे जो सेल है इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं कि अगर अहमद अली के इस सब्जेक्ट के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर 40 से ज़्यादा हूँ या 40 के बराबर हूँ, तो हमने इसको करना है पास कॉमा फेल। अभी पास और फेल जो आप देख सकते हैं मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखे, यानी टेक्स्ट जो भी हमने प्रिंट करवाना है वो हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही लिखना है। ब्रैकेट क्लोज कर दें और यहाँ पे आप सिंपली एंटर लगा सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये पास है, लेकिन इस फार्मूले को हम नीचे ले जाते हैं तो आप देखेंगे कि 2 जगह पे इसने फेल भी किया है। लेकिन अभी पहले स्टूडेंट को जिसको इसने पास किए उसके साइंस के सब्जेक्ट में मार्क्स 40 से कम थे, तो हमारा फार्मूला ये वाला यहाँ काम करने वाला नहीं है, क्योंकि ये हर सब्जेक्ट में अलग अलग लगाना पड़ता है। जबकि हम कोई ऐसा फार्मूला ढूंढ रहे हैं जिसको हम यहाँ तीनों सब्जेक्ट पे अप्लाई करके यहाँ पर रिज़ल्ट ले लें कि इन तीनों वो फार्मूला इन तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स को चेक करे और हमें बताए कि यहाँ पे लड़का पास होता है या नहीं होता है। तो ये फार्मूला हमने किस तरह लगाया कि हमने उसको बताया इफ़ अगर 40, ये जो एक सेल है इसके मार्क्स 40 के ग्रेटर देन या इक्वल टू 40 हों तो हमारे पास लिखा हुआ है पास, अदरवाइज़ हमारे पास लिखा हुआ है फेल। तो हम इस फार्मूला को चेंज करने वाले हैं, इसको हम सिंपली यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। अभी मैं सेल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैं दोबारा से इक्वल का साइन डालूँगा, यहाँ पे इफ़ लिखूँगा, दोबारा ब्रैकेट ओपन करके एंड लिखूँगा। इफ़ एंड का मतलब ये होता है कि इफ़ भी है और एंड भी है। एंड यूज़ हो रहा है मल्टीपल लॉजिक्स देने के लिए। वहाँ पे हम सिर्फ एक सब्जेक्ट के मार्क्स चेक कर रहे थे, अभी हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स को चेक करेंगे। यही काम अगर हम एंड लिखे बगैर करते हैं तो वो फार्मूला हमारा अप्लाई नहीं होता, एरर आ जाता है। तो सबसे पहले मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और इसको बताता हूँ कि अगर इस सब्जेक्ट में मार्क्स ज़्यादा हों या बराबर हों 40 के, और अभी मैं इसको ये नहीं बता रहा कि 40 से बराबर हों या ज़्यादा हों तो क्या करना है। फ़िलहाल इसको ये बता रहा हूँ कि अगर इंग्लिश में 40 से या 40 से ज़्यादा हों और उसके बाद मैथ में भी उसी तरह मैथ का जो कॉलम है वो भी, मैथ का जो सेल है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 40 हो, तो वाली बात मैं इसको नहीं बता रहा। दोबारा नेक्स्ट सेल पे मैं क्लिक करता हूँ और इसके अलावा यानी दोबारा जो है वो साइंस वाले सेल को सेलेक्ट करके मैं इसको बता रहा हूँ कि साइंस में इसके मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा हों या बराबर हों 40 के। तो अब क्या करना है, अब इसको मैं बताता हूँ कि अगर ये सारी कंडीशंस ट्रू होती हैं, इन सब में 40 से ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं, तो उसके बाद इसने क्या करना है कि यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट क्लोज करूँगा ताकि उसको पता चले कि मैंने जितना लॉजिक्स देने थे दे दिए हैं। इसके बाद हम यहाँ पे सिर्फ कॉमा लगाएंगे और अगर ये वैल्यू ट्रू होती है तो यहाँ पे हमें लिखना है पास, कि अगर ये जो हमने कंडीशंस अप्लाई की हैं 40 नंबर वाली अगर ट्रू होती हैं तो आपने यहाँ पे पास शो करवाना है, और यहाँ पे अगर ट्रू नहीं होती हैं 40 से कम नंबर होते हैं तो फेल प्रिंट करवाना है। पास और फेल को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही टाइप करना है और हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर लगाएंगे तो ये हमारे पास फेल का रिज़ल्ट आ चुका है। फिर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये फार्मूला नीचे तक अप्लाई हो चुका है। आप इसको चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा है। मिनिमम और मैक्सिमम का फार्मूला में ये बताएगा कि सबसे कम मार्क्स किस सब्जेक्ट के अंदर आए हों और सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट के अंदर आए। तो मिनिमम हमें बताता है डिफरेंट वैल्यूज़ के अंदर जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसके बारे में बताता है। तो इक्वल का साइन लगा के हमने मिनिमम लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करके ये रेंज इसको दे देनी है कि इन सब के अंदर से जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारे सामने ले आओ। तो ये बता रहा है कि 38 मार्क्स जो हैं वो इसके सबसे कम आए हैं किसी सब्जेक्ट में। तो अभी इसी को नीचे तक ड्रैग करवा देते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट के सबसे कम 88 मार्क्स हैं, बाकी इसके ज़्यादा हैं। इसी तरह मैक्सिमम का फार्मूला भी सेम इसी तरह काम करेगा। इक्वल का साइन लगाना है, इक्वल का साइन लगाने के बाद मैक्स लिख के आपने इन ब्रैकेट ओपन करनी है और यहाँ पे आपने
उसी तरह सेल्स की रेंज दे देनी है कि इन तीनों सेल्स में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो शो कर, वो ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर लगाते हैं तो हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे 90 है, तो 90 हमारे पास आ गया है। इसी तरह फार्मूले को नीचे तक हम ड्रैग करवाएंगे। यहाँ तक आपका जो काम हो चुका है मिनिमम और मैक्सिमम का। इसके बाद हम बाजू का नीचे यहाँ पे टोटल भी एक निकाल रहे होते हैं, तो उस टोटल के लिए भी आल्ट प्लस इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास ये सम आ जाएगा, इस मुकम्मल जो है टोटल। तो इस तरह से भी आप इन के टोटल्स को देख सकते हैं। यहाँ पे भी आप उसी तरह इस फार्मूले को ड्रैग करवा के ले आएंगे तो आप यहाँ तक टोटल देख सकेंगे। एक और चीज़ होती है काउंट फार्मूला भी है, वो भी यूज़ होता है एक्सेल के अंदर। अभी मैं आपको बताता हूँ कि एक काउंट फार्मूला है, एक काउंट ए है और एक काउंट ब्लैंक है। ये भी यूज़फुल हैं, इनके बारे में देख लेते हैं कि काउंट ए और काउंट ब्लैंक क्या करते हैं। फ़र्ज़ करें कि इसके ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ तो इक्वल का साइन डालना है, काउंट आप लिखेंगे। अभी आप देखेंगे कि इसका क्या इफ़ेक्ट है। काउंट लिखा, ब्रैकेट ओपन की और एक रेंज इसको दे दी यहाँ तक। अभी मैंने ब्रैकेट क्लोज करके एंटर लगाया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 9 लिखा हुआ है। ठीक है, अभी आप समझ जाएंगे कि ये 9 कैसे आया। अभी नीचे जो है हम यहाँ पे यूज़ करते हैं काउंट ए, ब्रैकेट ओपन और यहाँ तक हमने रेंज सेलेक्ट की और ब्रैकेट क्लोज की तो अब यहाँ पे आया 10। कैसे आया अभी बताता हूँ। काउंट के अंदर ये इसने हमारे पास तमाम वैल्यूज़ को काउंट किया, लेकिन इस वैल्यू को छोड़ दिया जिसके अंदर अल्फ़ाबेट लिखे हुए थे, यानी इसने सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ को काउंट करके यहाँ पर 9 लिख दिया। जबकि काउंट ए ने न्यूमेरिक वैल्यूज़ के साथ साथ अल्फ़ाबेट्स वाले को भी काउंट करते हुए 10 वैल्यूज़ बताई, और जबकि टोटल 10 ही थी। और फिर अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि कौन से सेल्स खाली रह गए हैं, तो वो भी हम काउंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अभी कोई खाली सेल नहीं है, तो मैं इस नॉट एप्लीकेबल वाले को या नॉट अपीयर वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये एक खाली वैल्यू है, यहाँ पे हम लगाते हैं इक्वल टू काउंट ब्लैंक, ब्रैकेट ओपन, और ये रेंज में इसको देता हूँ कि इस रेंज के अंदर ब्लैंक सेल मुझे काउंट करके दे। तो ये आपको बताएगा कि टोटल एक सेल है इस रेंज के अंदर जो कि ब्लैंक है, बाकी सब सेल्स के अंदर डाटा मौजूद है। अच्छा, अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक लिस्ट बनी हुई है 17 जो मेरे पास टेक्निक्स हैं, फार्मूलाज हैं, फंक्शंस हैं। ये तकरीबन 16 मैंने आपको बता दी हैं। 17 जो है वो सॉर्ट एंड फ़िल्टर है। तो सॉर्ट एंड फ़िल्टर के बारे में आपको बता देता हूँ। वापस आता हूँ अपनी फ़ाइल के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ डाटा मौजूद है, इसको हम सॉर्ट लगाना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास रिज़ल्ट है, हम देखना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट पास हैं वो कौन से हैं। तो हमने बीच में से हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन से पास हैं कौन से फ़ेल हैं। तो हम कोई ऐसी टेक्निक क्यों ना लगाएं कि पास वाले स्टूडेंट ऊपर आ जाएं और फेल वाले नीचे चले जाएं, तो हम देख लेंगे कौन से पास हैं। तो ये करने के लिए आप यहाँ से इनको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सॉर्ट एंड फ़िल्टर पर जाएंगे और फ़िल्टर को क्लिक कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास ड्रॉप डाउन एरोज़ आ चुके हैं। यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे सॉर्ट ए टू जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फेल वाले ऊपर आ गए, पास वाले नीचे। इसी के बाद आप इसको क्लिक करके जी टू ए करेंगे तो पास वाले ऊपर, फेल वाले नीचे चले गए। तो ये यहाँ तक हो गया सॉर्ट का। यहाँ पे आप ये जो ऑब्टेन मार्क्स हैं इसके हिसाब से भी सॉर्ट लगा सकते हैं कि ज़्यादा मार्क्स वाले ऊपर आ जाएँ, कम मार्क्स वाले जो हैं वो नीचे चले जाएँ। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करेंगे तो देख सकते हैं कि ये कम मार्क्स वाला ऊपर आ गया, ज़्यादा मार्क्स वाला नीचे। इसी तरह लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे तो ये काम करेगा। एक और चीज़ भी इसके अंदर बड़ी यूज़फुल है कि आप इसके अंदर नेम पे क्लिक करके ऑब्टेन मार्क्स पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि जो कम मार्क्स वाले हैं उनको आप यहाँ से चेक करें और ओके करें तो उनका डाटा बीच में से गायब हो गया, सिर्फ जो ज़्यादा मार्क्स वाले हैं वो रह गए। यानी जिस पे से आप टिक हटाएंगे वो रह जाएंगे, बाकी सारे गायब हो जाएंगे। तो ये भी एक टेक्निक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर यूज़ होने वाली, सॉर्ट एंड फ़िल्टर की। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बेसिक टेक्निक्स थी, फार्मूलाज थे, फंक्शंस थे जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर बिगिनर्स के लिए जानना ज़रूरी हैं। इनके बगैर मतलब आप फार्मूलाज में आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो कुछ कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज भी मैं लेके आऊँगा। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे ग्रेड भी निकाल सकते हैं। तो कितने मार्क्स पे ए ग्रेड आए, कितने मार्क्स पे बी ग्रेड आए, कितने से मार्क्स पे सी ग्रेड आए। तो काफ़ी जितना आप आगे चलते जाएंगे फार्मूलाज जो हैं वो एक्सेल फार्मूलाज का पूरा समंदर है। फार्मूलाज बहुत ज़्यादा हैं, सीखने के लिए वक्त चाहिए और बेसिक सीख लेंगे तो आपके लिए काम करने में आसानी होगी और आप इंटरनेट से देखकर खुद ही एडवांस फार्मूलाज को समझ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा एडवांस फार्मूलाज की एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ अपने चैनल पर, अगर इस वीडियो पर आप कोई अच्छा रिस्पॉन्स दे देते हैं।
अगर आप एक्सेल मज़ीद सीखना चाहते हैं तो फुल कोर्स जो है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वो भी सीखें। वीडियो एडिटिंग भी सिखाई हुई है, वो भी जाकर आप सीखें और मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लगी है। और फ्रेंड्स, ये जो फाइल है इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डाउनलोड करके इस फाइल के अंदर वैल्यूज़ चेंज करके, फार्मूलाज चेंज करके इसके ऊपर काम कर सकते हैं। और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा, और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, पर्सनल मैसेज में नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।